ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात दोस्तों। वेलकम टू नीडी क्लासेस। नीडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी जो है हमारा लूसेंट का सीरीज चल रहा है, हमारा 66 बीपीएससी का क्रैश कोर्स सीरीज के प्लान में अभी हमारा लूसेंट का सीरीज चल रहा है। और उस लूसेंट सीरीज में जो है हम लोग अभी केमिस्ट्री कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बायोलॉजी जो है साइंस पोर्शन में कंप्लीट हो चुका है और लूसेंट में हमारा हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग अभी लूसेंट का अभी केमिस्ट्री कर रहे हैं। तो इस केमिस्ट्री में आज लूसेंट के हम लोग मिश्र धातु एलॉयज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब एलॉयज क्या है, मिश्र धातु क्या है? किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ जो मिश्रण है वो मिश्र धातु कहलाता है। मतलब मेटल का किसी और मेटल के साथ मिश्रण, मेटल का किसी नॉन मेटल के साथ मिश्रण जो है ये एलॉय कहलाता है। ठीक है। अब मिश्र धातु के गुण उनके घटकों के गुणों से भिन्न होते हैं। अब जो उसके घटक हैं, जो मेटल्स हैं, ठीक है, उसके जो कंस्टिट्यूएंट मेटल्स हैं उनके गुण से जो है एलॉय का गुण जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, जिससे मिलकर मिश्र धातुएं बनी हैं। तो एक टेबल दिया हुआ है, इसी टेबल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। डायरेक्ट इससे एक दो क्वेश्चंस तो आपको केमिस्ट्री में अगर क्वेश्चन दिखेगा तो इससे तो जरूर मिल जाएगा। तो ये टेबल को हम लोग एक बार देख लेते हैं। मिश्र धातु अवयव घटक क्या है? अब अवयव घटक ही पूछता है और इसका उपयोग भी पूछ देता है कभी कभी। तो पीतल क्या है? पीतल को अंग्रेजी में ब्रास कहते हैं। कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। 70% कॉपर और 30% जिंक रहता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में होता है। ब्रॉन्ज क्या है? कॉपर और टिन, टिन को स्टैंड टम बोलते हैं आपको, तो उसको एसएन जो बोलते हैं टिन को। ठीक है, तो कॉपर और टिन से मिलकर क्या बनता है? ब्रॉन्ज। अब कॉपर 90% रहता है और टिन 10%, और इसका प्रयोग होता है सिक्का बनाने में, घंटी बनाने में और बर्तन बनाने में। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकिल 60%, 20%, 20% मिलकर क्या बनाता है? जर्मन सिल्वर, और इसका उपयोग बर्तन बनाने में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ऐसा ही रोल्ड गोल्ड है, आप लोग सुने होंगे। तो कॉपर और अल्युमिनियम 90%, 10% जब मिलता है तो रोल्ड गोल्ड बनता है। इसका सस्ते आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है। कॉपर, जिंक और टिन, ये तीनों अगर 90%, 2% और 8% के मात्रा में अगर मिले तो गन मेटल बनता है, और इसका प्रयोग तोप बनाने में, गियर बनाने में, बेयरिंग बनाने में प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछता है। अब डेल्टा मेटल क्या है? कॉपर जिंक के साथ अगर आयरन मिल जाए 60%, 38% और 2%, तो जहाज का पंखा बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो डेल्टा मेटल बनता है। 60, 38 और 2% अगर कॉपर, जिंक और आयरन मिल जाए तो। अब एक मुंज मेटल है, ये भी पूछता है। तो कॉपर जिंक अगर 60% और 40% में मिले, देखिए है कॉपर और जिंक ही, लेकिन इसका परसेंटेज बदल गया तो एक अलग एलॉय बन गया, उसको मुंज मेटल कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग सिक्का बनाने में होता है। ठीक है। अब एक है डच मेटल। कॉपर जिंक अगर 80% और 20% के साथ मिले तो डच मेटल बनेगा। इससे सस्ते आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक मोनेल मेटल पूछता है। कॉपर और निकिल अगर 70% और 30% मिलकर कॉपर मिल जाए तो मोनेल मेटल बनता है, और इसका प्रयोग क्या होता है? जो भी अल्कैली है या क्षार जिसको कहते हैं, उसको रखने के लिए जो बर्तन बनाया जाता है वो इसी का बना होता है, मोनेल मेटल का। अब सोल्डर, जिससे हम लोग सोल्डरिंग करते हैं, टाँका करते हैं क्या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में, तो वो टिन और लेड का 67% और 33% जो है अगर मिलाते हैं तो एलॉय बन जाता है, उसको सोल्डर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों के जोड़ने में, टाँका लगाने में इसका प्रयोग होता है। अब एक रोज मेटल है। बिस्मथ, लेड और टीन अगर 50%, 28%, 22% मिल जाए तो रोज मेटल बनेगा। इसका फ्यूज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब एक मैग्नीशियम है, तो नाम से ही जानते हैं मैग्नीशियम, और अगर एल्युमिनियम मिल जाए, एल्युमिनियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम 95%, मैग्नीशियम 5%, तो मैग्नीशियम बनेगा। ये बहुत हल्का होता है, हवाई जहाज का ढांचा बनाने में इसका प्रयोग होता है। अब ड्यूरेल्यूमिन, ये भी एल्युमिनियम से ही मिलकर बना है। एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज 95%, 4%, 0.5 और 0.5, अगर मैग्नीशियम मैग्नीज दोनों कितना रहता है? 0.5, 0.5। तो ये भी काफ़ी हल्का होता है ड्यूरेल्यूमिन, और इसका प्रयोग भी बर्तन बनाने में, रसोई का सामान बनाने में, हवाई जहाज के पार्ट्स भी इससे बनते हैं। अब एक है आपका टाइप मेटल। अब लेड जो है और एसबी और एसएन अगर 82%, 15%, 3% मिलता है तो टाइप मेटल बन जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। ठीक है। कौन सा? पीतल। तो अगर पीतल को हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में अगर आप रखिएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो रंगहीन हो जाएगा पीतल। अब टाँका जो है, शोल्डर जो है, उसका गलनांक लेड एवं टीन जिससे बना है उससे कम होता है। अब गलनांक कम होगा तभी तो ये सोल्डरिंग के
लिए प्रयोग किया जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तभी तो ये प्रयोग किया जाएगा। तो इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट जो लेड और टिन जिससे मिलकर ये बना है उससे कम होता है। अब हम लोग एक एक करके कुछ जो है एलॉय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस्पात जिसको हम लोग स्टील कहते हैं, तो लोहा एवं 0.1 से 1.5% अगर कार्बन मिला दें, मतलब आयरन में अगर कार्बन मिला दें तो स्टील बनता है। स्टील हम लोग बनाते क्यों है? क्योंकि आयरन में जंग लगता है, तो जंग रोधी बनाने के लिए आयरन को स्टील बनाते हैं। तो इससे मिश्र धातु बन जाता है जो इस्पात कहलाता है। अब इस्पात भी अनेक प्रकार के हैं। पहला है स्टेनलेस इस्पात, इसमें 18% तक क्रोमियम और निकल भी मिला देते हैं और यह संक्षारण या जंग प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग बर्तन और शल्य उपकरण मेडिकल अप्लायंसेज बनाने में किया जाता है। दूसरा है टंगस्टन इस्पात, 15 से 20% टंगस्टन, 5% क्रोमियम और कुछ वैनेडियम युक्त इस्पात अगर मिला दिया जाए तो यह टंगस्टन इस्पात कहलाता है। इसमें उच्च तापों पर भी कठोरता बनी रहती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी होगा ये। तो इसका उपयोग वेधन यंत्रों व उच्च वेग खराद मशीनों के कर्तन यंत्रों को, अब इससे क्या बनेगा, जो भी आपका मशीन्स होता है, मशीन के जो टूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे ड्रिल बिट हो गया या टूल्स हो गए, वो इसके बने होते हैं। अब एक सिलिकॉन इस्पात, 35% सिलिकॉन परंतु अत्यंत कम कार्बन युक्त सिलिकॉन इस्पात को ट्रांसफार्मर और विद्युत चुंबक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 15% सिलिकॉन युक्त सिलिकॉन इस्पात अत्यधिक कठोर होता है, बहुत कठोर होगा ये। एसिड जो है वो रेजिस्टेंट होगा, ये अम्लरोधी होती है। इसका उपयोग अम्लवाही पाइपों और पंपों को बनाने के लिए, अब जिससे एसिड पास कराना है तो उस पाइप के लिए इसका सिलिकॉन इस्पात का प्रयोग होगा। कोबाल्ट इस्पात, इस प्रकार के इस्पात में 35% तक कोबाल्ट होता है, जिसके कारण इसमें विशिष्ट चुंबकत्व का गुण आ जाता है। इसका उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है, परमानेंट मैग्नेट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट इस्पात का। ठीक है, अब हम लोग मैग्नीज इस्पात के बारे में पढ़ेंगे। 7 से 20% मैग्नीज युक्त जो इस्पात है अत्यंत कठोर होगा, बहुत हार्ड होगा, क्योंकि मैग्नीज जब डालेंगे तो हार्डनेस बढ़ जाएगा और ये वियर एंड टियर रेजिस्टेंस होगा। और इसका उपयोग हेलमेट में, उसके बाद रॉक क्रश मशीन बनाने में, ठीक है, तिजोरी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब निकेल इस्पात है, इसका क्या है भाई, तो इसमें क्रोमियम या निकेल या दोनों के कुछ प्रतिशत अंश विद्यमान होते हैं, या तो क्रोमियम होगा, निकेल होगा, या दोनों के कुछ अंश हो सकते हैं। यदि निकेल 36% होता है तो इसमें वैज्ञानिक उपकरण एवं यंत्र बनाए जाते हैं। इससे क्या है कि उपकरण और यंत्र बनाए जाएंगे। और अगर इसमें 46% निकेल अगर उपस्थित होता है तो इसका प्रयोग लैंप बल्ब तथा रेडियो बल्बों को बनाने में किया जाता है। अब हम लोग जिरकोनियम धातु का प्रयोग देखते हैं। तो जिरकोनियम धातु का प्रयोग अभेद्य या गोली सह जो बोलते हैं मिश्र धातु इस्पात बनाने में जिरकोनियम का प्रयोग किया जाता है। अब एक टर्म आता है एनीलिंग, क्या होता है, तो ये क्या है, अब स्टील का जो है आपको उसको हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसको और हार्ड बनाने के लिए या लचीला बनाने के लिए स्टील को क्या करते हैं हम लोग, हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ही है एक अनीलिंग। अनीलिंग में क्या करते हैं, जो इस्पात है आपका, उस इस्पात को हम उच्च ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने पर उसकी कठोरता क्या होता है, घट। पहले उच्च ताप पे, हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म कर लीजिए और धीरे धीरे उसको ठंडा करते जाइए। तो उससे क्या होगा, अगर एयर में छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तुरंत ठंडा हो जाएगा, लेकिन उसको धीरे धीरे ठंडा करना है तो वो कठोरता उसकी घट जाएगी और उसको एनीलिंग कहते हैं। अब अमलगम क्या है, तो पारा के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। अब जैसे जहाँ भी Hg मिल गया, जैसे Zn मिल गया Hg के साथ ZnHg, तो आपका वो अमलगम कहलाएगा। निम्न धातुएं अमलगम नहीं होते हैं, बनाते हैं कौन कौन, लोहा अमलगम नहीं बनाएगा, प्लैटिनम नहीं बनाएगा, कोबाल्ट नहीं बनाएगा, निकेल नहीं बनाएगा, टंगस्टन नहीं बनाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देता है कि कौन सी धातुएं अमलगम बनाती हैं, कौन सी नहीं बनाती है। तो यहां जो है हमने जो मिश्र धातु को चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अब एक नया टॉपिक शुरू होगा हमारा यहाँ से, जिसको मानव निर्मित पदार्थ बोलते हैं। सिंथेटिक मटेरियल्स बोलिए या मैन मेड मटेरियल्स बोलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंककि इससे हमेशा प्रश्न, एक दो प्रश्न एग्जाम में रहते ही हैं। तो आइए देखते हैं। प्रमुख विस्फोटक पहले हम पढ़ेंगे, इसमें एक आ जाता है डायनामाइट। इसका आविष्कार सन 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबल ने किया और उन्हीं के नाम पे आज नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यह नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे में अवशोषित करके बनाया जाता है। मतलब जो नॉन रिएक्टिव प्रोडक्ट होता है, जैसे लकड़ी का बुरादा, तो उसमें क्या नाइट्रोग्लिसरीन डालिए और बन जाएगा। जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रोसेल्यूलोज की मात्रा उपस्थित रहती है। इसके विस्फोट के समय उत्पन्न गैसों का आयतन बहुत अधिक होता है। आधुनिक डायनामाइट में क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन की जगह क्या डाल देंगे, सोडियम नाइट्रेट डाल दिया जाता है। अब एक है TNT, जिसको ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन कहते हैं। अब यह टॉल्यूइन का फॉर्मूला है C6H5CH3, ठीक है। तो C6H5CH3 को हम लोग टॉल्यूइन कहते हैं।
कुछ नहीं, C6H6 आपका बेंजीन था। तो बेंजीन में एक जगह से अगर आप हाइड्रोजन हटा देते हैं, कहीं भी यहाँ हाइड्रोजन हटाकर और यहाँ अगर CH3 डाल देते हैं तो ये टॉलिन हो गया। और इसके साथ सांद्र अगर H2SO4 डाल देते हैं और सांद्र अगर HNO3 की क्रिया से बनाया जाता है तो ये क्या हो जाता है, ट्राई नाइट्रोटॉलिन कहलाता है। ठीक है, ट्राई नाइट्रोटॉलिन हो गया ये। और इसकी विस्फोटक गति क्या होती है, 6900 मीटर प्रति सेकेंड होती है। सोचिए कितना ज़्यादा है, 6900 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसे पिक्रिक एसिड भी कहते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल को। ठीक है, तो कुछ नहीं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल क्या है आपका, OH यहाँ डाल दे के अगर आप 3 जगह आपका NO2 अगर डाल देते हैं तो उससे क्या बन जाएगा आपका, ट्राई नाइट्रो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहते हैं इसको। OH है तो 1 2 3 4 5 6 या NO2, तो आपका क्या बन गया, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन गया। इसको आप क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। यह फिनॉल एवं सांद्र HNO3 अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। अब यह क्या है, यह एक रंगहीन तैलीय द्रव है। इसे नोबल का तेल भी कहा जाता है। यह डायनामाइट बनाने के काम आता है। यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। तो ये आपका TNG भी पढ़ लिए। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, TNG पढ़े, TNP पढ़े, TNT पढ़े, डायनामाइट पढ़े। अब RDX पढ़ेंगे। तो RDX का पूरा नाम पूछ देता है, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव है, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। इसका रासायनिक नाम ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन है। देखिए जहाँ जहाँ आप एक्सप्लोसिव देखिएगा वहाँ नाइट्रोजन का कंपाउंड आपको दिखेगा। ट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन है, एक साइक्लिक कंपाउंड है ये। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। इस विस्फोटक को USA में साइक्लोनाइट, जर्मनी में हेक्सोजन तथा इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। RDX में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम चूर्ण मिला दिया जाता है। RDX विस्फोटक की ऊष्मा जो है 1510 किलो कैलोरी होता है पर ग्राम पर केजी। अब सोचिए कितना ज़्यादा, 1 केजी में 1510 किलो कैलोरी निकलता है। इसकी खोज 1899 इसमें जर्मनी के हेंस हेनिंग ने शुद्ध सफ़ेद दानेदार पाउडर के रूप में किया था। इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे स्थिर यौगिक के रूप में परिवर्तित कर जाने के बाद इसका जो प्रयोग जो है शुरू हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे गन पाउडर के बारे में। अब इसकी खोज रोजर बैंकन ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ देता है ये। इसे बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। किसका, KNO3 का, पोटेशियम नाइट्रेट का। ठीक है, इसका प्रथम अभिलिखित प्रयोग 1346 ईस्वी, सोचिए कितना पहले, अंग्रेजों द्वारा यूनान के युद्ध में इजिप्ट के साथ जब युद्ध हुआ था तो किया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे साबुन के बारे में, जो कि सोप कहलाता है। सभी साधारण साबुन उच्च वसीय अम्लों, ठीक है, हाई फैटी एसिड से बने होते हैं, जैसे स्टेरिक एसिड, पामिटिक एसिड, ओलिक एसिड के साथ अगर सोडियम या पोटेशियम का अगर सॉल्ट रहता है तो वो, जैसे क्या, सोडियम के साथ एसीटेट रहेगा, पोटेशियम एसीटेट रहेगा, जो भी साबुन होगा। साबुन बनाने की क्रिया को सोपिफिकेशन या साबुनीकरण कहते हैं। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण से होते हैं उसको कास्टिक सोडा होते हैं, कड़े साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं वो कास्टिक पोटास होते हैं, वो मुलायम साबुन होते हैं और इनका उपयोग स्नान करने में किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पोटास है, कास्टिक पोटास, वो आप लोग नहाने के लिए प्रयोग करते हैं। कास्टिक सोडा जो है वो हम लोग कपड़ा धोने के लिए यूज करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिटर्जेंट क्या है। तो इसमें लंबी श्रृंखला का एक हाइड्रोकार्बन होता है एवं श्रृंखला के अंत में एक ध्रुवीय समूह होता है, परंतु ये साबुन से इस मामले में उत्तम है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन आयन के साथ अघुलनशील लवण नहीं प्रदान करता है। ठीक है, और इनके उदाहरण क्या हैं, तो सोडियम अल्काइल सल्फोनेट, सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट आदि। डिटर्जेंट एवं एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है। इस प्रकार की धुलाई को माइक्रो सिस्टम धुलाई कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया जो है मिसेल के निर्माण के द्वारा होती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सीमेंट। सीमेंट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीमेंट चूना पत्थर या खड़िया को अगर मृत्तिका, लाल मिट्टी या सैल के साथ खूब गर्म करने से प्राप्त होने वाले पदार्थ को सीमेंट कहते हैं। इसमें कैल्शियम के एल्यूमिनेटों तथा सिलिकेट का मिश्रण होता है। अब देखिए कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम सिलिकेट, ये सब होता है इसका, इसमें प्रेजेंट होता है सीमेंट में। सीमेंट उत्पादन संयंत्रों को चूना पत्थर, जिसको चिकनी मिट्टी, जिसको हम लोग क्ले कहते हैं, और जिप्सम, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 ½ H2O। ठीक है, तो ये आपका है जिप्सम कहलाता है। और चूना पत्थर जो है, ये तीनों को अगर मिला देंगे
तो सीमेंट उत्पादन संयंत्रों में सीमेंट बन जाएगा। सीमेंट प्रमुख रूप से कैल्शियम सिलिकेटों और एल्यूमिनियम सिलिकेटों का मिश्रण है, जिसमें जल के साथ मिश्रित करने पर जमने का गुण आ जाता है। ठीक है, जल के साथ मिश्रित करने पर सीमेंट का जमना उसमें उपस्थित कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट के जलयोजन के कारण होता है। सीमेंट में 2 से 5% तक जिप्सम जो है, जिप्सम का ये फॉर्मूला है CaSO4 2H2O, हाफ H2O, माफ कीजिएगा, ये प्लास्टर ऑफ POP का फॉर्मूला है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O मिलाने का उद्देश्य सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को धीमा करना है। अब देखिए सीमेंट क्या है, जैसे ही पानी डालिए जमने लगेगा, तो उसके जमाव को धीमा करने के लिए क्या मिला देंगे, उसमें जिप्सम मिलाते हैं। और सीमेंट के धीमा जमाव से उसका अत्यधिक दृढ़ीकरण हो जाता है। तुरंत जम जाएगा तो वो मजबूत नहीं बनेगा, थोड़ा सा धीरे धीरे उसको जमना चाहिए। सन 1824 ईस्वी में एक ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पडीन ने चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला ऐसा नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। उसने इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा, क्योंकि यह रंग में पोर्टलैंड के चूना पत्थर जैसा था। इंपॉर्टेंट है ये। अब सीमेंट का हम लोग संगठन देख लेंगे। ठीक है, तो सीमेंट का संगठन क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या है सीमेंट के, तो कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना पत्थर 60 से 7%, सिलिकॉन डाइऑक्साइड 20 से 25%, एल्युमिनियम का ऑक्साइड 5 से 10%, आयरन का ऑक्साइड 2 से 3%, मैग्नीशियम का ऑक्साइड 2%, आपका सोडियम का ऑक्साइड 1.5%, पोटेशियम का ऑक्साइड 1.5% और सल्फर का डाइऑक्साइड 1%। तो ये टेबल आपको याद हो जाना चाहिए, इससे प्रश्न पूछ देता है कि किसका कितना क्या परसेंटेज है। कभी कभी पूछा है, ज़्यादा नहीं पूछा है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि कौन कौन से अव्यय जो है वो पाए जाते हैं सीमेंट के। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। अब फर्टिलाइजर्स या उर्वरक कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नाइट्रोजन के उर्वरक। इन उर्वरकों में मुख्यतः नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। अब जैसे क्या है, यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला पूछ देता है NH2CO NH2, याद रखिएगा, अमाइड ग्रुप है इसमें। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अमोनियम सल्फेट, ये क्या है, इसका फॉर्मूला NH4 इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में रहता है और अमोनिया की मात्रा इसमें कितना होती है, 25% होगा। ठीक है, तो देखिए यूरिया में नाइट्रोजन 46% और अमोनिया के फॉर्म में रहता है अमोनियम सल्फेट में, और इसमें 25% रहता है अमोनिया। आलू के लिए अमोनियम सल्फेट अच्छा उर्वरक है। अब नोट, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। ठीक है, अब एक और फर्टिलाइजर है कैल्शियम नाइट्रेट। यह नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बाजार में इसको नॉर्वेजियन साल्टपीटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड CaCN2, इसका प्रयोग बुआई करने से पहले किया जाता है। कार्बन के साथ इसके मिश्रण को बाजार में नाइट्रोलियम के नाम से बेचा जाता है, बाजारी नाम है नाइट्रोलियम। ठीक है, अब पोटेशियम के उर्वरक हम लोग देख लेते हैं, पोटेशियम के फर्टिलाइजर्स। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट जो है पोटेशियम के कुछ प्रमुख उर्वरक हैं। फास्फोरस के उर्वरक देख लीजिए, क्योंकि NPK हम लोग डालते हैं। N क्या है, नाइट्रोजन के लिए, P फास्फोरस, और K क्या है, पोटासियम के लिए। तो पोटास का हम लोग देख लिए, नाइट्रोजन का देख लिया, फास्फोरस देख लीजिए। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, फॉस्फेटी धातुमल फास्फोरस के प्रमुख उर्वरक हैं। सुपर फॉस्फेट को हड्डियों को पीस कर बनाया जाता है। हड्डी में आपका फास्फोरस रहता है, तो उससे पीसेंगे तो आप लोग क्या मिल जाएगा, फास्फोरस के उर्वरक मिलेंगे, और इसमें 16 से 20% तक P2O5 रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, कृत्रिम मधुरक जिसको बोलते हैं। तो प्राकृतिक मधुरक जैसे सुक्रोज ग्रहण की गई कैलोरी को बढ़ा देती है, इसलिए बहुत से लोग जो है कृत्रिम मधुरक, प्राकृतिक शुगर खाना पसंद करते हैं। देखते हैं ना आप लोग, जो ऐड आता है शुगर फ्री का, तो ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सैक्रीन भी कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैक्रीन क्या है, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड। तो ये प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है। इसकी खोज 1879 ईस्वी में हुई, 1879। यह सुक्रोज से 550 गुना अधिक मीठा होता है। यह शरीर से अपरिवर्तित रूप में ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, यह सेवन के पश्चात पूर्णतः अक्रिय और अहानिकारक प्रतीत होती है। इसका प्रयोग मधुमेह के रोगियों एवं उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें कैलोरी अंतर्ग्रहण पर नियंत्रण की आवश्यकता है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बाजार में बिकने वाला कुछ प्रमुख कौन कौन है कृत्रिम मधुरक है, तो एस्पार्टम है, सैक्रीन है, सुक्रालोस है, एलिटेम है, ये पूछ देता है, तो ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया ये लाइन जो है। एस्पार्टम सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से उपयोग में आने वाला कृत्रिम मधुरक है। यह सुक्रोज के मुकाबले कितना 100 गुना अधिक मीठा है। यह एस्पार्टिक अम्ल तथा फेनिल एलानिन से बने डाइपेप्टाइड की मेथिल ईस्टर है। ठीक है, इसका उपयोग केवल ठंडे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों तक ही सीमित है, क्योंकि खाना पकाने के तापमान पर यह टूट जाता है। तो जो ठंडा जैसे जूस हो गया, ये इस सब में, पेय पदार्थ में इसका प्रयोग कर सकते हैं।
अब एलिटेम क्या है? तो एलिटेम अधिक प्रबल मधुरक है, यद्यपि यह एस्पार्टम से अधिक अस्थायी होता है, परंतु इसका प्रयोग करते समय मिठास नियंत्रित करना कठिन होता है। ठीक है। सुक्रालोज सुक्रोज का टाइक्लोरो व्युत्पन्न है। अब सुक्रालोज क्या है? तो ये सुक्रोज का टाइक्लोरो व्युत्पन्न है। इसका रूप, रंग और स्वाद शर्करा जैसा ही होता है। यह खाना पकाने के तापमान पर अस्थायी होता है। यह कैलोरी तो नहीं देता। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ऐसा चीज जो आपको पकाकर बनाना है और आप कृत्रिम शुगर यूज करना है, तो उसमें आप सुक्रालोज का यूज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यह अस्थायी होगा हाई टेम्परेचर पर भी। अब सातवां जो है कांच पढ़ेंगे हम लोग, ग्लास। बहुत इंपॉर्टेंट मैन मेड मटेरियल है ये। साधारण कांच जो है सिलिका SiO2, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन, ठोस मिक्सचर है। कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में रेत का प्रयोग, सोडा का प्रयोग और क्वार्ज का प्रयोग होता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अति शीतित द्रव है, इसलिए कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिस्टल नहीं होता है और न ही उसका कोई निश्चित गलनांक होता है। कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र भी नहीं होता है, क्योंकि कांच मिश्रण है भाई, मिक्सचर है, यौगिक तो है नहीं, वो कंपाउंड नहीं है, तो इसलिए कोई सूत्र नहीं होगा। साधारण कांच का औसत संघटन जो है Na2SiO2, CaSiO3, सोडियम डाइसिलिकेट, कैल्शियम ट्राइसिलिकेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। रेशेदार कांच का प्रयोग जो है, ऐसा कांच जिसमें रेशा रहता है, उसको बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। अब कांच का अनिलीकरण क्या है? तो कांच की वस्तुओं को बनाने के बाद विशेष प्रकार की भट्टियों में धीरे धीरे उसको ठंडा करते हैं। इसको एनीलिंग ऑफ क्या कहते हैं? एनीलिंग ऑफ ग्लास कहेंगे, ग्लास एनीलिंग कहेंगे, या कांच का अनिलीकरण कहेंगे। अब कांच का रंग हम लोग देखते हैं। कांच में रंग देने के लिए अल्प मात्रा में धातुओं के यौगिक मिलाए जाते हैं। धात्विक यौगिक का चुनाव वांछित रंग पर निर्भर करता है। अब यह इसका टेबल दिया हुआ है, वो हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा कलर अगर मिलाने के लिए कौन सा यौगिक डाला जाएगा। कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए फ्लोरीन का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देगा आपसे। फोटोक्रोमेटिक कांच जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है। ये भी प्रश्न पूछता है कि क्या रहता है जिसके कारण फोटोक्रोमेटिक कांच जो है काला हो जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। अब देखते हैं कांच का रंग। तो अगर गहरा नीला है करना है तो कोबाल्ट ऑक्साइड मिला दीजिए। ठीक है। सोडियम क्रोमेट मिला दीजिए, फेरस ऑक्साइड मिला दीजिएगा तो गहरा नीला या हरा हो जाएगा। अगर आपको नारंगी लाल चाहिए तो सिलेनियम ऑक्साइड मिला दीजिए। भूरा चाहिए तो फेरिक ऑक्साइड मिला दीजिए, आयरन भूरा होता ही है। अगर रूबी रेड चाहिए तो गोल्ड क्लोराइड मिला दीजिए। अगर आपको पीला रंग चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, उसमें कैडमियम सल्फेट मिला दीजिए या यूरेनियम ऑक्साइड मिला दीजिए। पीकॉक नीला आपको चाहिए तो क्यूप्रिक लवण मिला दीजिए। हरा चाहिए तो क्रोमिक ऑक्साइड। जहाँ भी हरा चाहिए तो वहाँ आपको क्रोमियम आपको दिख ही जाएगा। वैसे ही जहाँ भूरा चाहिए वहाँ आपको आयरन दिख जाएगा। जहाँ आपको गोल्डिश या रूबी लाल चाहिए वहाँ गोल्ड दिख जाएगा। लाल चाहिए तो मैंगनीज डाइऑक्साइड मिला दीजिए। चटक लाल चाहिए तो क्यूप्रस ऑक्साइड मिला दीजिए। अब कांच के प्रकार, संघटन एवं उपयोग बताया गया है। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि कांच के प्रकार कौन कौन सा है। तो फ्लिंट कांच जो है, इसका उपयोग कैमरा, दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है। फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और ये पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका से बना होता है। ऐसे ही पायरेक्स कांच जो है वो सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट से बना होता है। यह लेबोरेटरी के उपकरण बनाने में प्रयोग होता है। सोडा कांच का प्रयोग सोडियम कार्बोनेट बनाने में प्रयोग होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका से मिलकर बना होता है, माफ कीजिएगा। और इसका प्रयोग ट्यूबलाइट, बोतल, प्रयोगशाला के उपकरण, दैनिक उपयोग के बर्तन बनाने में होता है। क्रूक्स कांच का प्रयोग जो है सीरियम ऑक्साइड और सिलिका, ये इससे मिलकर बना है क्रूक्स कांच। किससे? सीरियम ऑक्साइड और सिलिका। और प्रयोग देखते हैं, धूप चश्मों के लेंस जो होते हैं, जो सन ग्लासेज है, उसमें होता है क्रूक्स कांच। तो यह पराबैंगनी किरण से होने वाली हानि से बचाता है। पोटास कांच जो है पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका से मिलकर बना रहेगा और अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। जो प्रकाशीय कांच है वो पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड तथा सिलिका से मिलकर बनेगा और इसका प्रयोग चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने में प्रयोग होगा। तो अब जो है कुछ उत्प्रेरक के बारे में, जिसको कैटालिस्ट कहते हैं, दिया हुआ है। तो आइए उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। उत्प्रेरण या कैटालिसिस क्या है? तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं तथा स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अप्रभावित रहते हैं, कैटालिस्ट कहलाते हैं। मतलब रिएक्शन में वो मिल गए लेकिन उनमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन वो रिएक्शन को फास्ट या करा दिए, माने रिएक्शन को फास्ट करा दिए लेकिन अपने उनमें कोई चेंज नहीं आया,
तो उसको क्या उत्प्रेरक कहते हैं, और ये जो प्रक्रिया है वो उत्प्रेरण कहलाती है। तो उत्प्रेरक या कैटालिस्ट का खोज सबसे पहले बर्जीलियस को दिया जाता है, उसी को श्रेय दिया जाता है। एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, जैविक उत्प्रेरक हैं। अब हम लोग प्रमुख कुछ उत्प्रेरक देख लेंगे, जैसे लोहे का चूर्ण। तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर प्रोसेस, अब पूछता है हैबर प्रोसेस क्यों, तो हैबर प्रोसेस से अमोनिया गैस बनता है, NH3 जो गैस बनता है। अब इसमें लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक है। जो अब वनस्पति तेल बनता है तो उसमें निकेल जो है उसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजनेशन किया जाता है उसमें, तो उसमें निकेल का प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में प्लैटिनम का चूर्ण यूज होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष जो विधि है उसमें नाइट्रोजन का ऑक्साइड यूज होता है। अल्कोहल से अगर ईथर बनाया जाता है तो उसमें गर्म एल्यूमिनिया का यूज होता है। और क्लोरीन गैस बनाने की जो डीकन प्रोसेस है उसमें क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग होता है। तो ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रट ही जाइए। अब कुछ प्रमुख तथ्य हम लोग देख लेते हैं। पूरा तत्व अवशेषों अथवा फॉसिल्स की आयु निर्धारित करने के लिए रेडियो सक्रिय कार्बन, जिसको कार्बन 14 का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिला दिया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। यही कारण है कि कोई भी अगर घुलनशील पदार्थ द्रव में मिला दिया जाएगा तो उसका सरफेस टेंशन बढ़ेगा, याद रखिए। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वह विषैली गैस फॉस्फीन में बदल जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की क्रिया क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो देखिए वायुमंडल में क्या है, आपका जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसमें क्या है, नाइट्रोजन एयर है। तो एयर का एक मिक्सचर किस किस का है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, और CO2 है, आर्गन है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है एयर में, कितना होता है आपका 78%। अब सोचिए नाइट्रोजन रहता है, अब जो पौधे हैं उसको नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में लेते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रेट के फॉर्म में। अब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन बदलता है, बैक्टीरिया है, ठीक है। अब वो बैक्टीरिया बदलता है जो लेगुमिनस या दलहनी पौधे में पाया जाता है। तो इस नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। मिट्टी में क्षार तत्वों को घटाने के लिए, अब मिट्टी जो है अगर वो अल्कैली ज़्यादा हो गया, उसमें अगर बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया मिट्टी, तो उसमें जिप्सम डाला जाता है। टेल्कम पाउडर के निर्माण में थियोफेस्फेट खनिज का प्रयोग किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब वन लाइनर्स हैं। बर्फ जमने में जिलेटिन बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है, ठीक है। शुष्क बर्फ जिसको CO2 कहते हैं, अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। सैकरीन का निर्माण टॉलिन से होता है, ठीक है। यह श्वेत क्रिस्टलीय एरोमेटिक यौगिक है जो शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा है, किंतु इसका कोई कैलोरी मान नहीं है। क्रीम क्या है भाई, एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है। दूध को आप ज़्यादा देर तक मतलब गर्म करते रहें तो उसमें पानी कम हो जाएगा, वो क्रीम में बदल जाएगा। 1 किलोग्राम शहद से लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं। इसका खोज प्रिस्टले ने किया था। हड्डियों में 8% फॉस्फोरस होता है। फॉस्फीन गैस का उपयोग समुद्र यात्रा में होमस सिग्नल देने में किया जाता है। फॉस्फीन गैस ऊपर में छोड़ दिया जाता है और उससे क्या होता है कि जिससे सिग्नल दिया जाता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग जो है उड़ा देती है। सुरक्षित दिया सलाइयों में लाल फॉस्फोरस, अब देखते हैं जो माचिस है उसमें जो रेड माचिस की तीलियों में रेड फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा है। बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध अल्कोहल में बेंजीन या ईथर मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में, हवाई जहाज के ईंधन के रूप में, तो क्या अल्कोहल है एक फ्यूल टाइप का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें अगर बेंजीन मिला दिए, ईथर मिला दिए तो वो पावर अल्कोहल हो गया। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथाइल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक पहला ऐसा कार्बनिक कंपाउंड है जो प्रयोगशाला में बनाया गया। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सौर सेलों में सीजियम प्रयुक्त होता है, ठीक है। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट हो जाते हैं। विटामिन बहुत ऐसे हैं जो नष्ट हो जाएंगे हाई टेम्परेचर पे। रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। दूध जो है पायस कोलाइडी तंत्र है, ठीक है, कोलाइड सॉल्यूशन है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व जो है बढ़ जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण यूज होता है, ठीक है।
ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछ देता है ये। पुराने तैलचित्र ऑयल पेंटिंग्स के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काम में आता है। सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है, क्यों? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आग पकड़ लेगा। सबसे कम घनत्व तो सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन है? लिथियम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछेगा आपसे। सबसे प्रबल उपचायक ऑक्सीडाइजिंग कौन है? फ्लोरीन है। सबसे सफेद स्वर्ण जो है उसको प्लैटिनम कहते हैं। क्या? व्हाइट गोल्ड किसको कहेंगे? प्लैटिनम को बोलेंगे, ठीक है। सर्वाधिक विद्युत चालकता किसका है? सिल्वर का है। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। गैसीय एलिमेंट्स में सबसे भारी क्या है? रेडॉन है, पूछ देता है। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं आइसोटोप, सबसे ज़्यादा पोलोनियम के 27 हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। अब नोबेल कौन कौन है? नोबेल देख लेते हैं। तो नोबेल ये क्या है? नोबल मेटल्स हैं। क्यों? क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। सिल्वर अर्जेंटम जिसको कहते हैं गोल्ड अरम, प्लैटिनम इरिडियम, मरकरी, पैलेडियम, रोडियम, रुबिडियम और ऑस्मियम। अब मिथेनॉल क्या है? CH3OH को जब बहुत कम मात्रा में भी लिया जाए तो गंभीर विषपान के साथ अंधापन कर सकता है। मैंने बताया था आपको कि इथेनॉल जो होता है वो तो जिसको पिया जा सकता है, लेकिन जो मिथेनॉल है CH3OH, C2H5 जो है OH वो इथेनॉल है, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, वो पी सकते हैं। लेकिन मिथाइल अल्कोहल जिसको मिथेनॉल कहते हैं वो आप पिया नहीं जा सकता है, वो अंधापन कर देगा या डेथ भी करा सकता है। कांच जो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील सिलिकेट बनाता है, इसी कारण HF का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जाता है, घुल जाएगा इसलिए नहीं किया जाता है। सोना का घनत्व पारा के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए सोना पारा में डूब जाता है। अब पारा में मिलाइएगा सोना डूब जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा होता है। बिस्फेनॉल A खाद्य संवेष्टन सामग्री, फूड पैकेजिंग मटेरियल के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछ देता है आपसे। अब कुछ पदार्थ है उसका औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त क्या क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल जो है संपर्क विधि, इस्पात बेसमर प्रोसेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ब्लॉक प्रक्रम, अमोनिया हाबर प्रक्रम। तो डायरेक्ट पूछ देता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। कॉन्टैक्ट लेंस बनाने के लिए पॉलीमिथाइल एक्रिलेट का उपयोग किया जाता है, ये पूछ देता है आपसे। लेक्जेंड बुलेट प्रूफ कांच में प्रयुक्त बहुलक है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी जो बनाते हैं इससे इसका क्या होगा? सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा, तो हाइड्रोजनेशन कराएंगे, इसमें निकल कैटलिस्ट यूज करेंगे। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में अपचयन विधि काम में लाई जाती है, ठीक है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या होगा? ऑक्सीजन होता है। सामान्य अग्निशामक जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें CO2 यूज करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट या तनु गंधकाम्ल H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। कार्बन का नैनो रूप जो है वो ग्राफीन है। ग्राफीन क्या है? कार्बन का नैनो पार्टिकल्स जो है वो ग्राफीन कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने मैन मेड मटेरियल जो है कंप्लीट कर लिया, और यहाँ जो है लूसेंट का केमिस्ट्री भी खत्म हो जाता है। तो फिर लूसेंट में हमने एक बहुत बड़ा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, जो कि हमारा लूसेंट का साइंस में हमने बायो कंप्लीट कर लिया और केमिस्ट्री कर लिया। तो अब हम लूसेंट का फिजिक्स बचा रह गया, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आप लोग क्या कीजिए कि हम लोग का 90 दिन का क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है, उसमें 90 दिन में हम लोग क्या कर रहे हैं? एक पूरा प्लान दिए हैं, लूसेंट, घटना चक्र, उसके बाद बहुत सारे करेंट अफेयर्स मैगजीन्स, उसके बाद बजट जो है इंडिया का बजट, बिहार का बजट, बिहार का करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, फॉरेस्ट सर्वे जो है, मॉक टेस्ट, 3 पेपर लास्ट BPSC का 66वीं, 65वीं, 64वीं, ये सब करा देंगे आपको 90 दिन में। तो ये सब मिला के आपका अप्रैल आते आते 15 अप्रैल आते आते आपका पूरा सिलेबस कंठस्थ हो जाएगा, आप सब लोगों से एज बना लेंगे। तो आप क्या कीजिए, नीडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्रैश कोर्स बिल्कुल निःशुल्क है, तो बस आपको वीडियो देखते जाना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, हर वीडियो जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियोज़ को देखते जाइए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपना कीमती कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिए। तो फिर अगले सीरीज में आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए